तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वो एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पीछे वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से दिखाई जाती है, यहाँ पे कि वो सभी लोग उस फॉग की वजह से कैद हो गए होते हैं। अब कुछ टाइम बाद सिस्टर चूचू एक दिए में आग जलाती हैं और फिर जूफन से कहती हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जूफन किंगचन से कहता है कि अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और इससे तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो इसलिए अब इससे पहले कि इस समस्या से निकलने का कोई प्रयास करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किससे निपट रहे हैं। तो फेरी सुई भी जूफन की ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि ओ तो ये बात है, हम 2 हफ्ते पहले डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए निकले थे और जब हम यहाँ से गुजरे हम एक शराब खाने में रुके, जहाँ हमारी मुलाकात एक लाल बालों वाले लड़के से हुई जिसकी की आंखें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी और इसलिए बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। तो वेनेवल यांग भी कहते हैं कि हाँ, ये निश्चित रूप से एक डिमोनिक कल्टीवेटर का ही काम है। तो फेरी सुई आगे कहती है कि वो युवक लड़के हम बहनों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, इसलिए हमारे यंग मास्टर उन पर चिल्ला पड़े, जिसकी की वजह से वो लोग हम लोगों से काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। और क्योंकि हमारे साथ में तब हमारे 3 एल्डर्स थे, इसलिए वो तब कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। और उनके इस तरीके से चुपचाप जाने को, जिसे हम उनका डर समझ रहे थे, वो हमारे लिए अगली सुबह की योजना बन गया। क्योंकि उस सुबह शहर में हर कोई डर गया था और बिना किसी निशान छूटे सारे लोग गायब हो गए। और तब हमारे एल्डर्स ने हमसे वहाँ से चले जाने को भी कहा था, मगर हमारे यंग मास्टर टूफन कहता है कि जाहिर है वो भी पहले ही किडनैप हो गया होगा। फेरिसुई थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यंग मास्टर पहले ही अपनी इलनेस की वजह से काफी ज्यादा कमजोर थे और अब जब वो यहाँ से गायब हो गया है तो अब हमें उनकी काफी ज्यादा चिंता है। हम लोगों ने चारों ओर हर जगह हर कोने में देख लिया, मगर यंग मास्टर का कोई अता पता नहीं लग पाया। फिर हमारे एल्डर्स भी एक के बाद एक गायब होने लगे और हर बार जब भी हम उन लोगों को खोजने के लिए जाते तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही संख्या कम और कम होती जाती। इसलिए अब हम सब लोग बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर को ही खड़ा कर सकते थे और बाकी सब लोगों को ढूंढने के लिए दिन में ही बाहर निकल सकते थे। तो फेरिसुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन और वेनेवल यांग एक दूसरे की ओर स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। तो फिर वेनेवल यांग कहते हैं कि ओ तो वो लोग चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो ये सुनकर तो फेरिसुई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि वेनेवल यांग ने अभी क्या कहा। और वो कहती है कि क्या आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। वेनेवल को समझाते हुए कहते हैं कि ये एक गेम है जिसमें कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, वो उसे तुरंत खाने की बजाय उसके साथ खेलने लगती है और अपने शिकार के हर दर्द और पीड़ा का, उसके हर एक एक्सप्रेशंस का पूरा पूरा मजा लेती है। और यही असलियत है, वरना तो वो अपराधी आखिर तुम्हें एक एक करके क्यों ही पकड़ते, जबकि उन्हें इस शहर के सारे लोगों को और यहाँ तक कि आपके एल्डर्स को भी पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। आप सभी लोगों को अपना बंदी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसकी बजाय वो लोग तुम्हें डर का असली एहसास कराना चाहते हैं। इसलिए वो लोग तुम्हें दिन ब दिन डर में जीने देंगे और एक एक करके तुम्हें तड़पा तड़पा के तुम्हारे डर को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए तो वो इस चूहे बिल्ली के खेल को खेल रहे हैं। तो जुफन कहता है कि हाँ, जब मैं भी बोर हो जाया करता था तो मैं भी ये खेल को खेला करता था, लेकिन अब इस खेल में बिल्कुल भी रोमांच नहीं रहा। तो वेनेवल यांग भी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, हीरोज भी यही करते हैं और हम लोग भी ऐसे ही खिलवाड़ किया करते थे, लेकिन जब से हम वेनेवल बने हैं तब से हमारे पास इस सब चीज के लिए कोई समय नहीं रहा और हमारी रुचि इन बेकार के खेलों में पूरी तरीके से खत्म हो गई। और सच कहूँ तो पहले मैं खुद को दूसरों की आंखों में खटकने वाला व्यक्ति पाया करता था और मौज मस्ती के लिए उन लोगों के साथ ये सब खिलवाड़ किया करता था। वेनेवल यांग की ये सारी बातें सुनकर के तो वो लड़कियां गुस्से में अपने दांत पीसती हैं और कहती हैं कि ये परवट कमीने लोग, कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर साला अच्छा होता ही नहीं है, सबके सब पूरी तरीके से बेशरम और कमीने होते हैं और किसी के भी जीवन के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले तुम सभी के सभी लोग बहुत ही बड़े कमीने हो। तो वो येलो हेयर वाली लड़की सिस्टर चूचू से पूछती है, सिस्टर आखिर एक ह्यूमन इस तरीके का इतना ज्यादा कमीना कैसे हो सकता है। सिस्टर चूचू हंसते हुए कहती है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वो लोग
बुरे थे, इसलिए इस चीज को स्वीकार करना सीख लीजिए। इतना कह करके सिस्टर चूचू अपनी आंखें खोल करके जूफेन की ओर देखने लगती है। तो अब जूफेन भी शौक होते हुए कहता है कि अब साला मैंने क्या किया। फिर जूफेन अपना मुंह साइड में करते हुए सिस्टर चूचू से कहता है कि आखिर यार तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो, तो बस उन दिनों के खुशनुमा पलों को याद कर इन घबराई हुई सिस्टर्स के यंग मास्टर की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि अब तक तो वो मर चुका होगा। तो अब सिस्टर चूचू कहते हैं कि ओ तो अब तुम इस चीज को स्वीकार करते हो। तो जूफेन कहता है कि हाँ बेशक, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चा एकदम शांत माइंड और चालाक इंट्यूशन के साथ में खेलना पसंद करता है, या फिर वो उसी क्षण आप सभी को मार देता जब आप लोग एक रात में एक को लेने की बजाय उसके इस खेल में अपना हस्तक्षेप करते। लिए वो तुम्हारे अपंग यंग मास्टर को तुम्हें यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ से ले गया और अब उसे अपने खर्च पर मौज मस्ती करने दे। तो वो येलो हेयर वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से हमारे यंग मास्टर के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते, वो सिर्फ थोड़े से जख्मी है। तो सिस्टर चूचू कहती है कि स्टीवर्ट जू इस संसार के तौर तरीकों को लेकर के बेहद ज्यादा बुद्धिमान और अनुभवी है। तो अब इधर जूफेन कहता है कि एक सीनियर होने के नाते मैं ये आसानी से बता सकता हूँ कि वो आखिर क्या खेल खेलना चाहता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा न जाने कितनी बार किया होगा। तो जूफेन की बात सुन वेनेबल गुई भी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है और ये बच्चा सचमुच अपने आप को इस खेल में एक एक्सपर्ट की तरह फील करता है और अब तक कोई बाधा न आने के कारण उसका दिल गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। तो अब इधर वेनेबल यंग भी अपने आप को प्राउड फील कराते हुए कहते हैं कि हम लोग अपने अंदर के उस बच्चे को भोला बाला और चंचल बनाए रखने के लिए कई सारे हैल भरे रास्तों से गुजर चुके हैं, इसलिए तो मैं ये कहता रहता हूँ कि अब हम ये खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब अपनी ताकत को बढ़ाना ही बहुत है। तो जूफेन कहता है कि वो बच्चा अपने दिल से अभी काफी ज्यादा ग्रीन है और अब उसने अपनी इस प्राइड के कारण अपने इस प्लान में एक छेद कर दिया। तो अब उन लोगों की ये सारी बातें सुन करके फेरी सुई भी अपने मन में कहती हैं कि उन कुछ शरारती डिमोनिक कल्टीवेटर्स को सबक सिखाने के लिए पुराने अनुभवी लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति है, लेकिन ये जूफेन ही क्यों है जिसने कि मुझे ये एहसास दिलाया है कि ये जूफेन इन बूढ़े लोगों से भी काफी ज्यादा चतुर है। तो अब द फेरी सुई ये सब सोच रही होती है कि तभी जूफेन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया। इन 2 हफ्तों में उस आदमी ने तुम्हें पागलपंती के काफी ज्यादा करीब घसीट दिया है और उन्होंने माहौल बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए उन्होंने इस पूरे शहर को भी खाली कर दिया और बस तभी हम यहाँ अंदर चले आए। और तब एक इग्नोरेंट लड़की ने मेरी अकड़ देखी और इस डर से वो निष्कर्ष पर पहुंच गई कि मैं ही अपराधी हूँ। तो इसलिए वो अपने हाथ में एक नुकीली तलवार लेकर के एक पागल लड़की की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ी। तो ये सुनकर तो वो लड़की भी चिढ़ते हुए कहती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही पागल हो। जूफेन कहता है कि सिर्फ कोई पागल ही मेरे इर्द गिर्द 3 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को नहीं देख सकता है, फिर भी तुम सिर्फ वहाँ पर छुड़ा घोंपने पर उतर आई। तो पागल लड़की, क्या तुम्हारे फेस पर ये 2 आंखें सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए ही है? तो ये सुनकर तो वो लड़की भी रोते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो किंग चैन भी कहती है कि हालांकि मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर तुम्हारे पीछे ये जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं? वो कहता है कि बिल्कुल उस लड़की की तरह ये बिल्कुल डिसोबीडिएंट थे, इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें इस चीज की पनिशमेंट दूं। तो गाइस अब इसके आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने जूफेन के पीछे उसके साथियों को इस तरीके से नॉन स्टॉप चलते हुए देख करके जूफेन से पूछती है कि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारे पीछे के उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो जूफेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बस थोड़े से डिसोबीडिएंट हो गए थे और इसीलिए इन लोगों को पनिशमेंट देना ही मेरी जॉब है। तो ये सुनो अब किंग चैन कहती है कि मैं तुम्हारे स्टाइल को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो इसलिए अब इन सबको सेव करके रखो और तुम इतने लंबे समय तक ल्यू क्लैन में रहे, लेकिन फिर भी तुमने आज तक उनके ऊपर अपनी इविल टेंडेंसी का उपयोग नहीं किया और हमेशा से ही तुमने उनको पूरी दुनिया से बचा करके आज टियान्यू का उन्हें सबसे बड़ा पावर हाउस बना दिया। तो किंग चैन की ये सारी बातें सुन करके जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, जबकि तभी वेनेबल यान जूफेन को छेड़ते हुए कहते हैं कि ओ बेटे साला तुमने हमको तो बताया नहीं कि ये है तुम्हारा डाउन पार्ट, और जरा देखो तो सही, मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये लड़की आखिर तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों है। तो अब इधर वेनेबल यान को इस तरीके से छेड़खानी करता हुआ देख करके जूफेन उनकी ओर गुस्से में सीरियस तरीके से घूरते हुए देखने लगता है। तो देख करके तो वेनेबल यान की भी हालत खराब होने लगती है। तो जूफेन कहता है कि निराशाजनक समय पर निराशाजनक काम की पुकार, यहाँ पर और अधिक समय तक रुके रहना सिर्फ हमें ही और ज्यादा बर्बाद करेगा, इससे तो बेहतर रहेगा कि हम लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। तब ये सुन फेरी सुई कहती हैं कि मगर लेकिन फिर यंग मास्टर और बाकी के सभी एल्डर्स का क्या, हम लोग उन्हें इस तरीके से छोड़ करके तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो वेनेबल यंग उससे कहते हैं कि ठीक है फिर तुम यहीं रुको और उस बच्चे को यहाँ पर अपना खेल
खेलने दो, क्योंकि जाते समय उसे बुरा लगेगा और उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और इसी तरह हम लोग उसे बाहर निकालेंगे और उसकी गेम की सारी टेबल को पलट देंगे। और अगर तुम इस लॉजिक को भी नहीं समझ सकती हो, फिर तो सचमुच मुझे लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो बिल्कुल ही होपलेस है। इधर वेनेबल यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरी सुई भी कुछ कुछ समझने लगती है, फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल सही, उस डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ डील करने के लिए ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये चीज काफी ज्यादा रेयर है कि ये लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे अभी इनकी बात माननी चाहिए। ये सब सोचने के बाद फिर फेरी सुई जूफेन से कहती है कि ठीक है जूफेन, अब तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी। तो जूफेन उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया? अगर खैर चलो कोई नहीं। इसी वक्त उस डोम का गेट जोरों से खड़कने लगता है और अचानक से बड़ी तेजी से साइड में से काफी ज्यादा फॉग अंदर आने लगती है, जो देख करके तो वहाँ पे अंदर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर बाहर के बैरियर का क्या हुआ और आखिर ये फॉग इस तरीके से तेजी से अंदर कैसे आ पा रही है। तो जूफेन फेरी सुई से पूछता है कि क्या बाकी का काम रात में नहीं हुआ? तो फेरी सुई जूफेन का सवाल सुन उसे हाँ करती है। तो जूफेन कहता है कि लगता है कि वो लड़का पहले इनिशिएटिव लेना चाहता है और हमारे इस जगह को छोड़ के जाने से पहले वो अपनी चाल चलना चाहता है। ये सुनकर तो फेरी सुई और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए जूफेन से कहती है कि क्या तो फिर आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? जबकि इधर जूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मगर लेकिन आज रात ही क्यों? तो क्या उसका समय खत्म हो गया है या फिर कुछ और? तो ये सब सोच फिर जूफेन फेरी सुई से पूछता है क्या हाल ही में आपके किसी डिसाइपल को पकड़ा गया है? तो फेरी सुई कहते हैं कि नहीं, तब से तो बिल्कुल भी नहीं, जब से हमने इस बैरियर को खड़ा किया है। तो फेरी सुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर जूफेन अपने मन में कहता है अब तक अपने हाथ को रोके रखना उसका खुद का रीजन था, लेकिन इसी के साथ फिर जूफेन काफी ज्यादा शॉक होते हुए किंग चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि बाय द वे लेकिन वो ओल्ड मैन। इतना सोचते फिर वो जल्दी से फेरी सुई से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने जब उस एल्डर को बांध रखा था तो क्या आपका कोई डिसाइपल गायब हुआ था? फिर क्या हमेशा ही कोई ना कोई डिसाइपल उस एल्डर के साथ में था? तो फेरी सुई जूफेन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब हमने उस ओल्ड मैन को बांध रखा था तो तब उसके ऊपर निगरानी करने के लिए हमने किसी भी डिसाइपल को नहीं रखा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे कोई भी यूथ नहीं बल्कि इस सब को करने वाला वही ओल्ड मैन है? तो फेरी सुई की ये बात सुनकर तो जूफेन चिढ़ते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? अगर वो एल्डर चाहता तो वो कभी भी तुम सभी लोगों की गर्दन को एक ही बार में तोड़ डालता, बल्कि सच बात तो ये है कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ उस एल्डर की वजह से ही अब तक यहाँ पे आने के लिए डरा हुआ था, लेकिन उसके लिए वो डर दूर हो गया है। वो आगे अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। अगर हमें ये बात पहले ही पता होती तो हम उन मिस्टर को और भी ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते। अब जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरी सुई काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि आखिर हम लोग इस तरीके के अंधे कैसे हो सकते हैं, जो कि हम अब तक उन एल्डर के बारे में जरा सी भी नहीं जान पाए। लेकिन अब तो वो एल्डर चले गए और आखिर अब क्या होगा? जबकि जूफेन उन लोगों की उमड़ते हुए कहता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, इसलिए अब उस बात के ऊपर सॉरी फील करना बंद करो और अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे ऊपर चले आओ। इतना कहते ही जूफेन जल्दी से सिस्टर चूचू के हाथ को पकड़ता है और हाथ पकड़े हुए ही उन्हें अपने साथ ले आते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इस फॉग से डिस्टेंस बनाना होगा। इतना कहते हुए जूफेन किंग चैन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जबकि जूफेन को इस तरीके से देख किंग चैन भी अपने मन में कहती है कि ये हमेशा से ही मेरे प्रति कोल्ड रहता है, लेकिन कम से कम मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। जूफेन सिस्टर चूचू को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, पीछे खड़े उसके साथी क्विलेंग गुईहू वगैरह ये सब लोग भी घबराते हुए जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आखिर हम लोगों के बारे में क्या? क्योंकि गैंगर भी घबराते हुए जूफेन से कहता है कि मास्टर कि क्या आप हमारे पॉइजन को अभी हटा सकते हैं? तो क्विलेंग भी कहता है कि हाँ क्यों ना हम इसके खत्म हो जाने तक का इसका इंतजार करें। इधर वेनेबल यान भी जूफेन से कहते हैं हाँ जूफेन ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक काफी बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए। तो ये सुनकर तो जूफेन हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, इन्हें रिलीज कर दूं? इसी के साथ फिर जूफेन एक डेविलिश से स्माइल देते हुए कहता है मेरे कहे गए हर एक बर्ड सोने की लकीर की तरह है और इस दुनिया में कोई भी चीज उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी एनर्जी भागने के लिए लगाएं, ना कि इन वर्ड्सों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। तो जूफेन की ये बात सुनकर तो जूफेन के बाकी के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इधर गैंगर भी आगे कुछ नहीं कहता और सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाता है। तो बाकी के सभी लोग अपनी पूरी जान लगा करके उस फॉग से बचने के लिए तेजी से सीढ़ियों की
ओर भागने लगते हैं। तब उन्हें इस तरीके से करता हुआ देख जूफेन भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें अब तक कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं दिया था, लेकिन अब देखो तो जरा वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तब वेनेवलियान जूफेन से कहते हैं कि जूफेन ये टाइम उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आखिर कौन जानता है कि आखिर उस फॉग के अंदर क्या छुपा हुआ है, और मैं इस तरीके से डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ खाली केवल तुम्हारे साथ ही अकेला नहीं जा सकता। तो तब जूफेन उनसे कहता है कि उन्हें इस तरीके से पानी का परीक्षण करने देना अभी और भी ज्यादा अधिक अच्छा रीजन है। तो तब वेनेवलियांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, और आखिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में क्या हो कि वो लोग एंड पे जाकर के फेल हो जाए। तो जूफेन उनसे कहता है कि पहले आप शांत हो जाइए, और क्या हम लोगों ने उस आदमी के इरादे का अंदाजा नहीं लगाया, और उसकी असली प्लानिंग तो यही है ना, जो कि मुझे यकीन है कि वो सिर्फ उन सभी लोगों को पकड़ना चाहता है। हालांकि मैं इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि आखिर वो उन लोगों को किस तरीके से ले जाएगा, और चाहे वो कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी शहर को उसके सभी सिटीजन्स के साथ पूरी तरीके से मिटा देना जितना आसान सुनने में लगता है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है, जबकि उन सभी को मार डालना उससे ज्यादा आसान है। और यही मेरा एक रीजन है इसकी की वजह से मैं यहाँ हम सभी लोगों को फॉग से दूर लाया हूँ। तो अब जब जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई भी जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहती हैं कि इस तरीके से सबसे गंभीर खतरे में भी इस तरीके से शांत रहने में डीमन स्कैमिंग सचमुच में एक ट्रू टैलेंट को बाहर ला पाया है। इधर वेनेवलियांग भी थोड़ा खुश होते हुए जूफेन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो लोग कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और मैं तो बस कुछ समय के लिए उस चीज को भूल ही गया था। तो अब वेनेवलियांग जूफेन से ये सब कह रहे होते हैं कि तब जूफेन और वेनेवलियांग सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनके सामने फॉग धीरे धीरे सभी को कैप्चर कर रही होती है। गैंगर चिल्लाते हुए कहता है कि मदद करो, कोई मुझे बचाओ बचाओ करके क्विलियांग भी अपने बेटे के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाने लगता है। तभी अगले ही पल फॉग बड़ी तेजी से आगे बढ़ करके और क्विलियांग और बाकी के सभी लोगों को अपने अंदर कवर कर लेती है। तो अपने सामने के ये सब नजारे को देख जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि ये पकड़े गए लोग ना तो मरे हुए दिख रहे हैं और ना ही बंदी दिख रहे हैं, तो फिर आखिर हमें से क्यों नहीं सेंस कर पा रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और कहता है कि ये फॉग बिल्कुल भी साधारण नहीं दिख रही है, और इसके अंदर के लोग ना तो पकड़े हुए दिख रहे हैं और ना ही मरे हुए, तो फिर आखिर हम इसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहे, और आखिर ये नरभक्षी फॉग का सीक्रेट क्या है। तो अब इधर दूसरी ओर चारों ओर फॉग को फैलता हुआ देख करके वेनेवलियांग भी चिल्लाते हुए कहते हैं जूफेन वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मगर लेकिन वो मरे नहीं है ना। तो जूफेन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने फॉग में किसी भी तरीके की चीख को नहीं सुना, तो इसका मतलब तो यही है कि वो लोग खाली एक जगह पर ठहर चुके हैं, ना कि मरे हुए हैं, और मैं इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचा लूंगा, और जैसे ही मैं सारे प्रोसेस को फिगर आउट कर लूंगा उसके बाद ही अगली मेरी बारी होगी। तो जूफेन की ये बात सुनने के बाद में तीनों वेनरेबल्स जूफेन को ही घूरने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जूफेन उनसे कहता है कि मुझे अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया मेनली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा और ऑब्जर्व करने के लिए कुछ और बलि के बकरों की जरूरत है, और तभी शायद आगे मैं कुछ कर पाऊँ। इसलिए अब आप डिसाइड कीजिए कि आप में से कौन वहाँ जाने वाला है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आखिर में जैसे ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा मैं आप सभी लोगों को बचा लूंगा। तो जूफेन की ये बात सुन वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या कहा, क्या हम तुम्हें बलि के बकरे दिख रहे हैं, और अगर तुम्हें ट्राई करने की इतनी ही ज्यादा चुल है तो क्यों ना तुम खुद इसे जाकर के ट्राई करो। तो जूफेन उनसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी में से सबसे तेज आंखें मेरी ही हैं, और साथ ही बैरियर्स को खड़े करने और पिल्स को बनाने की नॉलेज भी मुझ पे ही है। तो फिर बताइए अगर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ तो फिर आखिर आप क्या कर लोगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि आप सभी लोगों को बचा सकता है, तो मेरे जाने के बाद आप सभी लोग भी मेरे पीछे पीछे ही आ जाओगे। इससे इस कौड़े का परीक्षण करने का इम्पोर्टेंट मिशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जबकि मैं पीछे सेफली आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो जूफेन की ये सारे प्लानिंग को सुनने के बाद में वेनेवलियन भी वेनेवलियान से कहते हैं कि हाँ इसकी बात में पॉइंट तो है। तभी वेनेवल को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि फाइंडिंग इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हारे सेक्रीफाइस की ही जरूरत है, और इसी से हम ब्रदर्स को यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल पाएगा। तो ये सुनकर तो वेनेवल गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बहन के टको, तुम साले दोगले हो दोगले, साला उसकी साइड को लेकर के तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो, और क्या बस इतना ही था हम लोगों का सेंचुरी से चला हुआ ये भाईचारा, और साला इतनी जल्दी तो लड़कियां भी पलटी नहीं मारती जितनी जल्दी तुम पलट रहे हो। तो
पीछे से जूफेन स्माइल करते हुए कहता है, वेनरेबल फाइंड यांग, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? चिंता मत करो यार, मैं आपको बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, इसलिए जाओ और बेधड़क कूद जाओ। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनरेबल यांग भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उस कोहरे की ओर देखने लगते हैं और जूफेन से कहते हैं कि वैसे भी ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ये वेनरेबल यांग अपने शरीर में जोश के समंदर को एक्टिवेट करते हैं और एकदम उस फॉग के अंदर कूदने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर खैर जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे वहाँ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अगर मेरे वहाँ जाने से भी तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो तुम भी इनफ तरीके से जल्द ही मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे ही आ जाओगे। और इसके अलावा मैंने तो डबल ड्रैगन गैदरिंग को भी सरवाइव किया है, तो फिर आखिर ये चीज मेरे सामने है ही क्या? इतना कहकर के वेनरेबल यांग उस फॉग के अंदर गोता लगाने के लिए कूद पड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ा करके उस फॉग के अंदर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी वो अचानक से अपने सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन ये तो, मगर तभी वो आगे कुछ नहीं कह पाते और वो फॉग उन्हें भी पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती है, जो देख करके वेनरेबल यिन और वेनरेबल गुई भी वेनरेबल फाइंड यांग के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए उन्हें आवाज लगाते हैं और फिर वो जूफेन से पूछते हैं कि आखिर ये किस तरीके की भयानक चीज है। तो जूफेन उनसे कहता है कि ये फॉग करीब से बिल्कुल भी घातक नहीं है और यहाँ तक कि ये अपने शिकार को आवाज भी करने नहीं देती और फाइंडिंग के उस लास्ट एक्शन को देख करके मुझे लगता है कि फाइंडिंग को उसमें जरूरी कुछ न कुछ तो मिल गया होगा और मेरे ख्याल से शायद ये चीज किसी भी आवाज को बाहर जाने से रोकती है। उन्हें एक ही जगह पर रोके रखा गया ताकि मास्टरमाइंड उन्हें बांध सके। इसी के साथ फिर जूफेन गंभीरता से सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये है क्या चीज। साथ ही फिर वो अपने सभी साथियों के बारे में सोचने लगता है, जैसे कि वो सभी लोग पूरी तरीके से टूट चुके हों और उसी को अपनी मदद के लिए आवाज लगा रहे हों। तभी इस सब के बारे में सोचते हुए जूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर जूफेन को कुछ तो समझ में आ गया होता है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, अब मुझे क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया और सचमुच उस बच्चे ने तो मेरे साथ लगभग खेल खेल ही लिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। तो अब जूफेन को इस तरीके से देख सिस्टर चूचू भी जूफेन से पूछती हैं कि जूफेन क्या तुम्हें कुछ रास्ता मिल गया? तभी वेनरेबल गुई भी जूफेन से पूछते हैं कि जूफेन क्या तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर ये क्या चीज है? तो जूफेन कहता है कि यकीनन इस चीज के दिखावे ने हम सभी लोगों को मूर्ख बना दिया है, क्योंकि ये कोई फॉग नहीं है और न ही इसके अंदर कोई जहर है और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और क्या उस लड़के के बारे में आपको हमारी एनालिसिस के बारे में याद है? वो सचमुच में सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रहा है। इससे पहले कि वो हम सभी लोगों को निगल जाए, उसने हमें डराने के लिए और हमें भ्रमित करने के लिए इस कोहरे को फैलाया, जबकि वाकई में ये तो सिर्फ एक एक्सपेंडिंग बैरियर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रमित करने वाली अरे फॉर्मेशन है और सिर्फ एक बार इसके अंदर जाने के बाद आप अजीब व गरीब इल्यूजन्स में फंस जाते हैं और इसके द्वारा निगल लिए जाने के बावजूद भी आप बच नहीं पाते और खुद से इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो तब जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनरेबल गुई भी कहते हैं कि तो इसी वजह से फाइंड यांग के अटैक करने के बावजूद भी उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असलियत में तो उसके सामने कुछ था ही नहीं और जब वो चिल्लाया होगा तो वो भी इसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा होगा। लेकिन जैसे ही उसे कुछ समझ में आ पाया, ऐसे ही इल्यूजन्स ने उसे अपने अंदर जकड़ लिया और यही सब बाकी सब लोगों के साथ भी हुआ होगा। जो कोई भी लोग इस इल्यूजन में फंसे होंगे उनकी आंखें धुंधली हो गई होंगी, लेकिन फिर भी वो रो नहीं सकते क्योंकि अब वो इल्यूजन में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लेकिन अब मैं इस चीज के लिए तो पूरी तरीके से श्योर हूँ, वो बंदा अरेज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि यहाँ तक कि एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट भी उससे बच करके नहीं निकल पा रहा। तो वेनरेबल गुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन भी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है और फिर जूफेन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा इतना भी ज्यादा टफ नहीं है और मेरे ख्याल से ये अरे डेफिनेटली 7th ग्रेड से तो ऊपर की है और काफी ज्यादा जटिल है। तो तब ये सुन फेरिसुई भी हैरान होते हुए जूफेन से कहती हैं कि मगर लेकिन इतना भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को रोके रखने के लिए काफी नहीं है, तो फिर आखिर वो फिर भी ये सब कैसे कर पाया? तो बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो जूफेन कहता है कि उसने जरूर इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल रास्ता यूज किया होगा और इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि उसने जरूर ही सीक्रेट यानी कि पवित्र स्टोन्स का यूज किया होगा। पवित्र स्टोन्स का नाम सुनकर के तो उन दोनों लड़कियों का मुंह खुला का
आंख उलट जाता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा, सीक्रेट स्टोन? तो तब जूफिन आगे कहता है और इस पूरे एंटायर वेस्टर्न लैंड में सिर्फ और सिर्फ मिडिल और सुपीरियर 3 सेक्टर के पास ही ये सीक्रेट स्टोन्स होते हैं, और इस तरीके से वेस्ट करने के लिए मिडिल 3 सेक्टर के पास में ये सीक्रेट स्टोन्स कम ही होते हैं, और इसीलिए कोई भी सही दिमाग वाला एल्डर इन स्टोन्स को इस तरीके के अरेज के ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा, और इस तरीके से इन्हें सिर्फ वही यूज कर सकता है जिनके के पास ये जूतों के समान होते हैं। इसलिए इसका सिर्फ सीधा यही एक मतलब है, वो जरूरी सुपीरियर 3 सेक्टों में से किसी डेमोनिक सेक्ट का ही एक बंदा है, और इस वेस्टर्न लैंड का नंबर 1 डेमोनिक सेक्ट हेलियन फ्लेम सेक्ट है। तो अब जैसे ही जूफिन ये सब कहता है तो जूफिन की ये सारी बातें सुनने के बाद में उस फॉग के अंदर से भी कोई हंसते हुए कहता है सचमुच तुम्हारे कंधे के ऊपर एक काफी बड़ा और समझदार सिर है, बावजूद इसके कि तुम्हारी काफी ज्यादा लो कल्टीवेशन है, फिर भी तुमने बहुत अच्छा गेस्ट कर लिया। बच्चे बुरा नहीं है, तुम वो पहले पर्सन हो जो कि मेरे इस छोटे से गेम को समझ पाए हो। तो अब उस आवाज को सुनने के बाद में जूफिन भी कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर आपने कौन सी चाल चली थी जिससे कि आपने इस पूरी सिटी को बिना कोई आवाज किए एक ही झटके में अपने साथ ले गए, जबकि यहाँ तो ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था कि वो स्वयं ही वहाँ से चले जाए। तो वो आवाज कहती है कि हालांकि सीक्रेट स्टोन से बनी 7th ग्रेड की अरे, इस अरे के ऊपर इससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, बस यही। तो अब तो भी ये सुनकर के सिस्टर चूचू भी हल्की से स्माइल करते हुए हंसने लगती हैं। तो ये देख करके जूफिन भी उनसे कहता है कि क्या तुम अभी भी हंस रही हो? क्या तुम्हें यहाँ पर अभी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? तो ये सुनकर तो सिस्टर चूचू एक प्यारी सी, एक घातक सी स्माइल देते हुए कहती है, जब तक तुम मेरे और पास हो तब तक इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझे नहीं डरा सकता। तो गाइस, सिस्टर चूचू के इसी घातक स्माइल के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर ली जाना। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।